नमस्कार। तो कैसे हो बच्चा लोग? पिछले वीडियो पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि हम आप लोगों को बता रहे थे नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखी गई ये कहानी है विष के दांत। तो विष के दांत के बारे में हमने पहले पार्ट में आप लोग को जो बताया, उस पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब ये पार्ट 2 है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। किताब ले लीजिए हाथ में। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। सेन साहब के कुछ दोस्त होंगे, गपशप कर रहे थे। उनमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर रिश्तेदार भी होते थे। उनमें से एक साहब जो थे, उन्हीं दोस्तों में से एक जो थे वो साधारण हैसियत के, यानी कि सेन साहब जैसे हैसियत के नहीं थे। वो साधारण, जैसे हम लोग मध्य परिवार में आते हैं, मध्य वर्गीय परिवार में, तो साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। अखबार नवीस यानी कि हो गया पत्रकार, जो अखबार छापते हैं। पत्रकार छापते हैं, अखबार के लिए जो खबर लाते हैं, तो पत्रकार हुए। वही पत्रकार थे, अखबार नवीस थे, अखबार के पत्रकार थे। और वो उनके दूर के रिश्तेदार भी होते थे सेनों के, यानी कि सेन साहब, उनकी पत्नी, जो भी हो, उन दोनों में से किसी के भी दूर के रिश्तेदार होते थे, तो दोनों के ही हो गए। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यहाँ भी लेखक खोखा को उससे तो नीचे दिखा ही रहे हैं। खोखा है भी वैसा कि उसका तो ऐसा ही होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो साथ में उनका लड़का भी था, जो खोखा से भी छोटा था, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी, यानी कि उन्हीं के दोस्तों में से किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। बातचीत निकलते निकलते आई और बात आ गई कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, चाहता ही हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वो थकते नहीं थे। मतलब बातें दोहराए जा रहे हैं, एक ही गपशप में बातें बोले जा रहे हैं। जब भी मिलते हैं किसी सेम आदमी से तो उसको यही बात बोल रहे हैं, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। बच्चे से तो पूछ लो भाई उसको क्या बनना है। चलो, पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, और पत्रकार महोदय सिर्फ मुस्कुराते रहे क्योंकि वो तो समझदार थे, उनका बच्चा भी समझदार था। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी दी। ये बड़ा कातिल जवाब दिया उन्होंने। पत्रकार महोदय ने बहुत ही सटीक जवाब दिया और बहुत सराहना करूंगा मैं भी इसका, कि जब उनसे पूछा गया तभी उसने जवाब दिया। पत्रकार महोदय उन्होंने तभी जवाब दिया जब उनसे पूछा गया दोबारा कि आप अपने बच्चे के बारे में बताइए, आप उनको क्या बनाना चाहेंगे। तब उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, यानी कि एक नेक आदमी बने, उसके बाद वो जो बने, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान बने। अगर एक नेक आदमी, एक पढ़ा लिखा इंसान यदि खेती करेगा तो बहुत अच्छी खेती करेगा, एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वाला से ज़्यादा अच्छा वो कमाएगा और ज़्यादा फ्री रहेगा, मेरे हिसाब से। माय पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता दिया इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐंठ कर रहे थे। अब इस तरह के व्यंग पर सेन साहब चिढ़ गए, ऐंठ कर लगे यानी कि चिढ़ गए। इस तरह के व्यंग से, व्यंग मतलब किसी के बात पर, उसके बात पर डायरेक्ट कटाक्ष नहीं करके दूसरे ओर से उस पर प्रहार करना, इसको कहा जाता है व्यंग। यानी कि कोई लड़का छोटा है तो उसको बोला है, वाह कितना लंबा है रे तू, तो इसी तरह से हो गया ये व्यंग करना, ठीक है। तो इसी को व्यंग कहा जाता है। और इस तरह के व्यंग से, यानी कि वो सेन साहब को डायरेक्ट नहीं कहा कि आप अपने बच्चे को आज़ादी दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या करना चाहता है, जो भी कासू है, खोखा है, तो उस लड़का को आप आज़ादी दीजिए ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि उसने ऐसा कहा कि मैं अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, यानी कि सेन साहब पर इनडायरेक्टली उसने व्यंग किया, ठीक है। तो ऐंठ कर रह गए यानी कि चिढ़ गए। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। यानी कि वो पूरा सीन बता रहे हैं यहाँ लेखक। उठने के साथ उनके मित्र भी साथ साथ बाहर आ गए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। यानी कि ये बच्चा ही कुछ तो करेगा इस कहानी में।
अब इससे आप लोग इसमें क्या समझाना है, इसमें तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सेन साहब का सोफर यानी कि उसका ड्राइवर हुआ। तो ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था और उसके साथ में एक 5-6 साल का बच्चा भी खड़ा था, जिसे वह बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। कौन? वह औरत उस बच्चे को रोकने की कोशिश कर रही थी, मतलब उसी का बच्चा होगा, औरत का ही बच्चा होगा, और उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। और बच्चा बार बार सोफर की तरफ झपेटा। क्या आ गया? सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब तो बड़े लोग थे, उसके ड्राइवर से भले ही उलझ ले, सेन साहब से तो उनको तो देखकर सहमेगी, तो सेन साहब को देखकर सहम गई, यानी कि थोड़ा सावधान होकर खड़ी हो गई। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दो। यानी कि सारी बातें एक सांस में सोफर ने कह डाली। किसको? सेन साहब को। देखिए ना साहब, मदन यानी कि वो लड़का होगा, मदन 5-6 साल का जो लड़का था वो गाड़ी को छू रहा था, तो उसको छूने से मना किया गया, जिस पर मदन उससे भिड़ गया, जो अपने भाषा में कहा जाए तो भिड़ गया। ठीक है, अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है, वही बता रहा है। अब वो तो उलझा ही, उसकी माँ भी आकर उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सटे होठों को देखकर यानी कि सेन साहब चुप थे, सिर्फ सुने थे, थोड़ा मतलब गुस्सा से थोड़ा देखे होंगे बस, लेकिन वो चुप ही रह गई औरत, यानी कि मदन की माँ। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ को ही कहते हैं कि मदन की माँ अपने बच्चे को यहाँ से ले जाओ और देखना ये फिर ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, हाँ। तो मदन की माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई, यानी कि सोफर ने भी उसे धक्का दे दिया होगा। सिचुएशन ये रहा होगा कि अब ऐसा तो नहीं कि सोफर भी, जो उसका ड्राइवर भी था, तो वो ड्राइवर भी तो उसका भोला भाला तो होगा नहीं, उसने झपेटा होगा तो इसने भी उसे धक्का दिया होगा। गाड़ी को क्यों टच किया? मेरे साहब की गाड़ी है। तो बेचारा का बाएं घुटने से खून बहने लगा, तो उसको पोंछती हुई वो वहां से निकल गई। यानी उसके सामने में पोंछने से ये भी तथ्य है मदन की माँ का कि मेरे बच्चे के साथ सहानुभूति भी रखिए, कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये उन्हें उनके सामने में पोंछ कर ये दिखाया गया कि मेरे बच्चे के भी घुटने से खून बह रहा, आपने मुझे तो ऐसे ही कह दिया जाने के लिए। ठीक है, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, देखा, और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मामूली किरानी के बेटे, यानी कि उसी के फैक्ट्री में, उसी के दफ्तर में किरानी होगा, किरानी का बेटा होगा मदन, और उसी की पत्नी थी वो औरत, उसको धक्का ही दे दिया इसका ड्राइवर, तो कौन सी बड़ी बात थी? उसके यहाँ काम करता था, उसका कर्मचारी था, उसका किरानी था, तो किरानी के बच्चे को धक्का ही दे दिया तो क्या हो गया? उसका स्टाफ हुआ वो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल में सबका मान बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब लपके। मोटर के पीछे खटखट की आवाज, यानी कि कुछ तो है भैया। सोफर भी दौड़ा, सोफर भी पीछे पीछे दौड़ा, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चलने लगे। और लोग यानी कि बाकी जो भी लोग थे वो मतलब इन छोटे से घटना को देखा कि उसका घुटना से खून बह रहा है, उसको भी इसने धक्का दिया, ये मतलब सुन के बाकी जो उनके दोस्त उनके साथ खड़े थे वो भी निकल के अपनी अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। यानी खोखा को उस खटखट की आवाज पर भी, खट का आवाज क्या हो सकता था आगे जानो, तो उससे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे गोद में लेकर उसे डांट रहे थे। यानी कि मदन के साथ ऐसा व्यवहार, उसे कोई न्याय नहीं, लेकिन खोखा अगर कुछ करे उसे गोद में लेके डांट रहे हैं। और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया था, जिसलिए डांट रहे थे उसको, इसी वजह से डांट रहे थे कि मोटर की पीछे वाली जो लाल शीशा होता है, मतलब उसका कहा जाता है उसको बैक लाइट, रियर लाइट जो भी कहा, हाँ, तो रियर लाइट उसका चकनाचूर हो चुका था। ये कुछ रेंच पत्थर हथौड़ा कुछ ना कुछ तो चला रहा, बड़ा ही मिस्त्री से क्या सीखेगा, इंजीनियरिंग थोड़ी सीखेगा, शीशा फोड़ रहा था उसका, और क्या करेगा।
सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, यानी कि वो लोग अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। कासू उसके बच्चे का नाम था, हमने पहले भी बताया था। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, यानी कि इसकी बड़ाई हो रही है, उसको तोड़ने पर भी इसकी बड़ाई की जा रही है। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अरे भैया, जिसने उसको बनाया वो तो उससे महान इंजीनियर हुआ, ये उसके कदम पे लगता है चल रहा है, यानी कि ये भी देखना चाहता होगा, उत्सुकता होगी इस बच्चे के अंदर कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो ये हो गई उसकी बड़ाई। देखते हैं आगे। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। ये तो एक मामूली सा दृश्य है, इसमें क्या समझाएं। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। यानी कि उनके मित्रों की जो भाव भंगिमा थी इस बात को लेकर ऐसी थी कि वो उनके बात से असहमत थे। ऐसी बात से कौन सहमत होगा कि एक बच्चे को किसी ने उसी ने न्याय नहीं दिया, जिसके घुटने से खून भी बह रहा था, फिर उसने बोला कि गाड़ी के पास मत आओ, और उसी का बच्चा था कासू, जो कि उस गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिया, फिर भी उसे गोदी में उठा के अच्छा से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंजीनियर बनेगा। तो बात तो यहाँ गलत है। इस बात से उनके दोस्त लोग भी सहमत नहीं हुए, पत्रकार महोदय हो या फिर और भी कोई, तो उनके दोस्त लोग भी सहमत नहीं हुए। और उसके जो चेहरे पर जो उनका एक्सप्रेशन था, जो भाव भंगिमा था, वो भी देखे, सेन साहब ने देखा भी नहीं और देखते भी तो कुछ समझ नहीं पाते। इसमें शक ही प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। यानी कि उन्हीं के दोस्त में से एक होंगे मिस्टर सिंह। वो अपने सेन साहब को नमस्कार, मतलब आखिरी जो नमस्कार होता है मिलने के लास्ट में, दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। कुछ कहना था शायद। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी, मतलब गेट अब खोलने वाले थे कार के अगले चक्के पर शायद निगाह पर गई होगी कि उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। अरे यार, टायर बिल्कुल ही बैठ गया था, यानी कि हवा तो निकाल दिया इंजीनियर साहब ने, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। वाह, क्या मधुर स्वर है। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्कों में भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम वहां बैठते हैं। यानी कि सिंह साहब के साथ वो वहां जाके बैठे, और उसकी गलती का उन्हें कोई परवाह नहीं था कि उन्होंने मतलब कासू ने सारे चक्कों में से हवा निकाल दिया, बैक लाइट फोड़ दी, कुछ भी किया, कोई परवाह नहीं। कर दो यार, मरम्मत कर दो, ड्राइवर को बोल के सीधा बेफिक्री से लॉन में जाके बैठ गए होंगे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा भी निकली हुई थी। ड्राइवर सीट के पास आगे का दाहिना चक्का वो तो पंक्चर था, पीछे ओर की दूसरे ओर की मतलब पीछे वाला चक्का भी पंक्चर था। उसके बाद काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। यानी कि वही शोफर जिसने मदन को धक्का दिया था सिर्फ गाड़ी को टच करने पर, उसी ने किसी दूसरे के गाड़ी के हवा भी निकाल देने पर, उसके चक्के को हवा भी निकाल देने पर कहा कि काम तो कासू बाबू का ही होगा। क्या सम्मान है, क्या इज्जत है उस कासू के लिए। इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। यानी कि वो वहां से निकल लिए, वहां वो उस बोर्ड सिचुएशन में कौन रहना चाहेगा, निकलेगा ही ना, निकल बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में बैठे हुए और लॉन में बैठते हुए कुर्सियों पर बातें कर रहे थे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत, मतलब वो उस पर भी उनकी प्रशंसा कर रही है कासू की कि उसने टेक्निक जान लिया, हिकमत यानी कि टेक्निक जान लिया कि किस प्रकार से हवा निकाला जाता है। आज मेरे बच्चे ने सीख लिया और उस पर प्रयोग कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था एज एन इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर बनता अभी भी देख रहे हैं सेन साहब उसमें। ठीक है, कोई नहीं, आगे चलो।
शरारत कर रहा था, यानी कि एक्सपेरिमेंट था ये शरारत, समझ सकते हो। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। चलो भैया, दिलचस्पी तो है, दिख रहा है, हवा हवा निकाल रहा है, लाइट वाइट फोड़ रहा है, इंजीनियर तो बनेगा बच्चा। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। मतलब सेन साहब उसको बैठा बैठा के बोर करते रहे और जब तक पंप नहीं हो गया और सिंह साहब वहां से उठ के गए नहीं, तब तक बोर करते रहे। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को और उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। यानी कि इस लाइन से आप लोग को पूरा क्लियर समझ लीजिए। इसमें यह है कि बेरा कौन, जो खाना बनाता है, खाना परोसता है उसके घर में, वो बेरा होता है। और बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाने के लिए भेजा। किसको? वेटर को भेजा, गिरधर लाल को बुला लाओ। गिरधर लाल कहाँ रहता था? उसी के घर के बाहर आउट हाउस में, यानी कि आउट हाउस में अपने किरानी को रखा हुआ था। किरानी कौन? मदन का पिता गिरधर लाल। ठीक है, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया था, तो उसका स्टाफ। ठीक है, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो, फांसी दे दो हमला। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। यानी कि उसकी सारी जो गुनाह जो मदन ने किया था उसके नज़र में, उसके सारे गुनाह उसके सामने सुनाता गया। कौन? सेन साहब। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। मदन के बारे में कहा सेन साहब ने गिरधर लाल से। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, क्या कर, था तो उसी का नौकर यानी कि किरानी था, तो था उसी का स्टाफ, तो जी तो कहना ही था उसको। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। सेन साहब का भाषण जारी था, थोड़ा देर तक जारी रहा। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते नहीं हो, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बात, उसको संभाल लो, कंट्रोल करो, नहीं तो चोर डाकू डकैत बन जाएगा। बस तुम जा सकते हो। हाँ, तो आगे थर्ड पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट किया, कल बाहर में किया था, इसके पीछे कारण है जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में बैठ ले मतलब पढ़ लें।